दुनिया में युद्ध का शोर बढ़ता जा रहा है और शांति जैसे सिर्फ बयान बनकर रह गई। इस समय अमेरिका ईरान को लेकर सख्त है, ग्रीनलैंड को लेकर ताकत दिखाई जा रही है। यूरोप, रूस, यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। पुतिन जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन यूक्रेन अब भी पश्चिम की ओर उम्मीद से देख रहा है। उधर एशिया में नए इस्लामिक नेटो की चर्चा है। सवाल है कि क्या दुनिया युद्ध की आदी होती जा रही है और शांति पीछे छूटती जा रही है, या जंग ही तरक्की का नया रास्ता बन चुका है। दुनिया पर हर बीतते दिन के साथ क्यों बढ़ रहा है दुनिया के खत्म होने का खतरा। अमेरिका वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए और ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान भी अलर्ट है। सड़कों के विरोध प्रदर्शन अब हुकूमत की शक्ति प्रदर्शन में बदल चुके हैं। क्यों कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग हो चुकी है? एशिया में भी फैल रही है जंग की आग और पाकिस्तान को सता रहा है खात्मे का डर। दुनिया आज जंग के शोर में ही आगे बढ़ रही है और हैरानी यह है कि इसी माहौल में अमेरिका खुद को शांति का सबसे बड़ा झंडा बरदार बता रहा है। पहले वेनेजुएला को निशाने पर लिया, फिर ग्रीनलैंड पर नजरें डाली और अब उसकी आंखें ईरान पर टिकी हैं। उधर ईरान की खामनेई सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका और ट्रंप दोनों को खुली चेतावनी दे रही है। मतलब साफ है, शांति के बातों से ज्यादा माहौल युद्ध वाला है। ईरान पर अमेरिका का अटैक हुआ तो एक तरह से पूरी जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स है उसमें काफी बदलाव आएगा। यूएस पूरा जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, एक रूल बेस्ड ऑर्डर है, उसको ख़त्म करने पर तुला हुआ है। तो पहले तो अभी लैटिन अमेरिका में हुआ, ये यहाँ पर वेनेजुएला के खिलाफ, अब एशिया में होगा। तो ये जो ख्याल होगा कि अब एशिया भी सेफ नहीं है, एक तो वो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अरब देशों के इजराइल से भी संबंध काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो एक तरह से ये समझा जाएगा कि यहाँ पर ये अमेरिका इजराइल का नेक्सस फैल करके ईरान तक पहुंच गया है। अगर देखा जाए तो आज के दिन में हालात चेंज हो रहे हैं। 2-3 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको प्रोटेस्ट करते रहें और हम लोग आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। परंतु आज और में ऐसे लग रहा है कि ईरान के हालात सुधर रहे हैं। अंदर वो जो राइट्स हो रहे थे वो इतने नहीं हो रहे हैं और थोड़ा शांति की तरफ अग्रसर है। और अगर ऐसा है तो हालात में ये सोचना कि अमेरिका इसमें इंटरफेयर करेगा अभी भी इसके विषय में एज टाइम पास हो रहा है मुश्किल लग रहा है। दुनिया जैसे बारूद की ढेर पर इस समय एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है। बयान धमकियों में बदले, चेतावनियां अल्टीमेटम बन गई। परमाणु समझौते से लेकर तेल व्यापार तक हर मुद्दा आग में घी डालता गया।
समुद्र में जंगी जहाज, बेड़ा, आसमान में ड्रोन, जमीन पर फौजी तैयारी तेज है। सवाल यह नहीं कि तनाव है या नहीं, सवाल यह है कि अब तक ऐसा क्या क्या हुआ जिसने इस टकराव को सीधे जंग की दहलीज तक पहुंचा दिया। अमेरिका ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो आज से शुरू नहीं हुआ है। इसकी कहानी के 3 पहलू हैं। पिछले साल दिसंबर से ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन आग की तरह फैल रहे हैं। महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अर्थव्यवस्था लगातार लुढ़क रही है। नतीजा, जनता सड़कों पर निकल आई। 28 दिसंबर को हालात तब बेकाबू हो गए जब ईरानी मुद्रा रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। बस यहीं से सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। शुरुआत बाजारों और यूनिवर्सिटियों से हुई। दुकानदार, छात्र, नौकरी पेशा सब बाहर सड़कों पर आ गए। कुछ दिनों में ईरानी आवाम का गुस्सा छोटे शहरों और कस्बों तक फैल गया। जवाब में ईरानी सरकार का रवैया और सख्त हुआ। आंसू गैस, लाठीचार्ज, गोलियां, कई जगह हालात हिंसक हो गए। सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद कर दिया। मकसद साफ था कि दुनिया तक सच्ची तस्वीर न पहुंचे। जो वीडियो सामने आए उनमें सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई, अस्पतालों में छापे और सड़कों पर जलती आग साफ दिखी। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और अब भी करीब 800 लोगों पर फांसी का फंदा लटक रहा है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से खुली चेतावनी आई, अगर जनता पर जुल्म जारी रहा तो जवाब कड़ा होगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने सारा दोष बाहरी ताकतों पर मढ़ दिया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती के आदेश दे दिए। ईरान के रक्षा मंत्री का दावा है कि ईरान में भाड़े के एक हत्यारे को गिरफ्तार किया गया है जिसको करीब $6000 दिए गए थे। हिंसा और हत्या की प्राइस लिस्ट तय की गई थी। हर हत्या के लिए $3300, हर गाड़ी जलाने की कीमत $1300, हर पुलिस स्टेशन जलाने के लिए $530, परेशान करने के लिए $100। ईरानी अथॉरिटी का आरोप है कि इन सब का मकसद मौत की संख्या को बढ़ाना था। उधर इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यही आकलन सामने आया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेज, सीधा और निर्णायक हमला करना चाहते हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए मध्य पूर्व में अमेरिका के 3 युद्धपोत तैनात थे। यूएसएस फोर्ड कैरिबियन में था, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन दक्षिण चीन सागर में। अमेरिका के किसी भी युद्धपोत को ईरान पहुंचने में करीब 1 हफ्ता लगेगा। फॉक्स न्यूज के मुताबिक कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के मिसाइल अड्डों और तेल रिफाइनरियों पर हमला कर सकता है। साथ ही बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान को भी हमले का अंदेशा है। ईरान का दावा है कि अगर हमला हुआ तो उसका जवाब भी काफी खतरनाक होगा। कारण नंबर 2, ईरान में सत्ता परिवर्तन। साल 1979 ईरान में सत्ता परिवर्तित कर दी गई। अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। आयतुल्लाह खुमैनी ने देश को एक इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर दिया। जब इस ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी आए थे उस टाइम पर भी एक तख्ता पलट हुआ था। उससे पहले रजा पहलवी वो वहाँ के किंग थे। उस टाइम पर मोनार्की हुआ करती थी। रजा पहलवी जो है उनके अमेरिका से काफ़ी अच्छे संबंध रहते थे। बल्कि ज़्यादातर कहा यही जाता था कि रजा पहलवी अमेरिका के ही बैठाए हुए वहाँ पर किंग हैं और इस तरह काफ़ी मॉडर्न कंट्री थी एकदम बिल्कुल। जब 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी वहाँ फ्रांस से पहुँचे तो उस टाइम पर जब तक पलट हो चुका था, एक तरह से क्लरिकल इस्लामिक हुकूमत वहाँ पर शुरू हुई। तो उस टाइम पर अमेरिका से दुश्मनी काफ़ी हो गई थी क्योंकि अमेरिका फिर भी रजा पहलवी को वहाँ पर बनाए रखना चाहता था और ज़्यादातर ईरान के लोगों का ये ख्याल यही था कि अमेरिका रजा पहलवी की पहल कर रहा है। ये 22 अक्टूबर 1979 को अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शाह को इलाज के लिए अमेरिका में शरण दे दी। इससे ईरान में भारी आक्रोश फैला। इसी गुस्से के चलते 4 नवंबर 1979 को क्रांति समर्थक छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर
66 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया। दोनों देशों के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो गए। अमेरिकन एम्बेसी को होस्टेज बना के रखा था 1 साल से ज़्यादा, जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने। तो उसके तभी से, क्योंकि अमेरिका समझता है कि एक तो जो रजा पहलवी को हटाने में अयतुल्ला ख़मेनी उनका हाथ रहा है, और इसके अलावा एक जो इस्लामिक रजीम बना है जिसको समझते हैं कि ये एक फंडामेंटलिस्ट रजीम है, और शियाज हैं वो ज़्यादातर। तो तभी से एक रिलीजियस बेसिस पर और हिस्ट्री के बेसिस पर काफ़ी खिलाफत रही है ये। अब आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम पहलू पर। कारण नंबर 3, परमाणु हथियार। अमेरिकी शासन और ईरान में टकराव की जड़ें साल 2018 में जाती हैं, जब अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया। ये वही समझौता था जिसने 2015 में ईरान और दुनिया के कई बड़े देशों ने मिलकर किया था। अमेरिका के बाहर निकलते ही ईरान पर दोबारा कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा दी गईं, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। बेसिकली दिक्कत वही है। और उसके बाद से जब ईरान ने एक अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के तहत यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम शुरू किया, तब से ये जो है दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई। अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर ईरान के तेल कारोबार पर पड़ा। विदेशी कंपनियां पीछे हट गईं, डॉलर की कीमत बढ़ी और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती चली गई। 3 जनवरी 2020 को हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। सुलेमानी को ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। अमेरिका का दावा था कि कासिम सुलेमानी कई अमेरिकियों की हत्या में शामिल था। फिर साल 2025 में ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अपने हमले किए। हालांकि ईरान ने दावा किया कि परमाणु ठिकाने पहले ही खाली करवा लिए गए थे। अगर ये टकराव बढ़ा तो अगला कदम क्या होगा? क्या सिर्फ आर्थिक दबाव रहेगा या फिर मिसाइलें और बम तेहरान पर बरसेंगे? क्या खेल प्रॉक्सी वॉर के जरिए खेला जाएगा या सीधी भिड़ंत होगी? खाड़ी क्षेत्र से लेकर पश्चिम एशिया तक हर मोर्चे पर असर पड़ेगा। तेल की कीमतें रॉकेट से तेज होंगी, बाजार इसकी गर्जना से कांपेंगे और दुनिया 2 खेमों में बंटती दिखेगी। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, ये पूरी दुनिया के भविष्य का सवाल भी है। दुनिया के हालात बेहद नाजुक हैं। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। ट्रंप ने भी इशारा दिया है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकी हैं और फांसी की सजाओं पर भी ब्रेक लगा है। Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday, and I greatly respect the fact that they canceled them. We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if happens, we'll all be very upset, including you will be very upset. But that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. यानी फिलहाल हमला टलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। असल में ट्रंप के पास अभी भी 3 रास्ते खुले हैं। पहला, ईरान पर प्रतिबंध, दूसरा, ईरान पर बड़ा हमला, तीसरा, ईरान के शीर्ष लीडरों पर हमला। अमेरिका ये दावा करे कि उसकी ही चेतावनी से हालात बदले हैं और वो फिलहाल कोई हमला न करे, बस आर्थिक प्रतिबंध और सख्त कर दिए जाएं। ये आसान नहीं है क्योंकि ईरान ना तो इराक है और ना ही लीबिया। ये ऑप्शन अमेरिका के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए खाड़ी के देश पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति की अपील कर चुके हैं। सऊदी अरब ने तो अपने एयर स्पेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न करने की बात कही है। वॉर का मतलब है कि ईरान जवाबी कार्रवाई भी करेगा। उनकी काबिलियत है जवाबी कार्रवाई करने की, और उससे और लोगों को भी नुकसान हो सकता है और कंट्रीज़ को नुकसान हो सकता है। अमेरिका के बहुत सारे बेस हैं वहाँ पर और इजराइल का है।
वो उस किस्म की जंग होगी कि नहीं होगी, अब कौन जानता है। कल के विषय में आजकल कोई बता नहीं सकता है। परंतु मैं एक एनालिस्ट के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि मेरे विचार में जो उन्होंने नवंबर में और अक्टूबर में जैसा हुआ है उसके मुताबिक वैसा ही कुछ करने से एक जवाबी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें और कंट्रीज को भी नुकसान होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता सीमित हमलों का है, यानी ईरान के कुछ बड़े नेता और ठिकानों पर सटीक अमेरिकी स्ट्राइक, ताकि ईरानी सरकार को साफ संदेश दिया जा सके और प्रदर्शनकारियों के समर्थन का ऐलान हो सके। हालांकि अगर अमेरिका सीमित स्ट्राइक भी करता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो कतर का अल उदीद एयरबेस हो, इराक, सीरिया में अमेरिकी बेस हो या फिर इजराइल, सब ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। लड़ाकू विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब तैनात किए जा रहे हैं। अगर हमला हुआ तो सिर्फ खाड़ी के तेल के कुओं में आग नहीं लगेगी, बल्कि इसकी चपेट में विश्व की हर अर्थव्यवस्था होगी। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया तो दुनिया का 20% तेल की सप्लाई रुक जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। इस वक्त एक हिंदुस्तान का रिलेशनशिप जो वर्ल्ड के साथ है वो एक टाइट रोप वॉक है। हमको बड़े ध्यान से इसके पर चलना है। रिलेशनशिप बिगड़ भी सकता है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि हमको इस विषय में लगातार विचार करना चाहिए कि इन सब कंट्रीज के साथ हमसे कैसे रिलेशनशिप रखा जाए। भारत का जो इन्फ्लुएंस है, हम जैसे बोलते हैं कि हमारा जो ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, उसमें काफी बदलाव आ जाएगा, काफी सिकुड़ जाएगा। यानी एक फैसला और उसके नतीजे पूरी दुनिया को झेलने होंगे।